नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। जिले के घटिया और खाचरोद पंचायत चुनाव के लिए मतदान दल हुए रवाना। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर लगाया गया अतिरिक्त पुलिस फोर्स। उज्जैन जिले के घटिया और खाचरोद जनपद पंचायत के चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान दल सुबह रवाना हुए। शुक्रवार सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक खाचरोद जनपद में 25 जनपद सदस्यों, 4 जिला पंचायत सदस्यों, 130 सरपंच पद के एवं 1922 पंच पद के लिए मतदान होना है। यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या 1,79,281 है। इसी तरह घटिया जनपद में 23 जनपद सदस्यों, 2 जिला पंचायत सदस्य, 69 सरपंच व 1045 पंचों के निर्वाचन हेतु 1,03,073 मतदाता मतदान करेंगे। द्वितीय चरण का मतदान 1 जुलाई को एवं तृतीय चरण का मतदान 8 जुलाई को संपन्न होगा। खाचरोद जनपद में 332 एवं घटिया जनपद में 196 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। खाचरोद जनपद में 35 एवं घटिया जनपद में 25 संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित कर उनकी सुरक्षा के लिए अलग से फोर्स लगाया गया है। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या मुस्लिम युवकों द्वारा करने के बाद से ही हिंदूवादी संगठन पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। घटिया में भी हिंदूवादी संगठनों द्वारा राजस्थान सरकार का पुतला फूंका गया। गौरतलब है कि उदयपुर राजस्थान में रियाज अख्तारी और गौस मोहम्मद द्वारा नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डालने वाले टेलर कन्हैया लाल की जघन्य हत्या कर दी गई थी, जिसका आक्रोश राजस्थान के साथ साथ पूरे देश में पनपा है। घटिया में हिंदूवादी संगठन बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद द्वारा राजस्थान सरकार का पुतला फूंका गया, क्योंकि टेलर कन्हैया लाल द्वारा पुलिस को धमकी की सूचना के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बाबत एक हिंदूवादी नेता ने बताया, इसमें हमारी भी यह मांग है कि इनको हत्यारों को जो पकड़ाए हैं उन्हें फांसी दी जाए और इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री के मुर्दाबाद के नारे लगाए कांग्रेस की सरकार के द्वारा उन्हें 15 तारीख के दिन उनके द्वारा रिपोर्ट दिखाई गई थी, उनको सूचना करी गई थी। उसके बाद भी उनको ना ही कोई सिक्योरिटी दी गई और ना ही कोई ऐसा प्रोटेक्शन दिया गया कि उनकी रक्षा हो सके। उन्होंने 10 तारीख के दिन वीडियो जारी करके बोल दिया था कि हत्या की जाए। उन्होंने उनको कोई वो नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पर लगाया सफेद झूठ बोलने का आरोप। कमलनाथ पर किए गए हमले का किया पलटवार। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहा कि उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है। यहाँ चोर बदमाश भी झूठ बोलने और बुरा काम करने से डरते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल इस पवित्र नगरी में आए थे और झूठ बोलने में उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उज्जैन में भाजपा के महापौर और पार्षद प्रत्याशियों की हार का खतरा मंडराता हुआ देखकर उन्होंने न सिर्फ अपना भाषाई संतुलन खो दिया, बल्कि अपने पद की मर्यादा को भी भूल गए। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना को लेकर भी सफेद झूठ बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने संबल योजना बंद कर दी थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर संबल योजना बंद की गई थी तो उसके बारे में कोई न कोई सरकारी आदेश जरूर निकला होगा। रोज रोज गाल बजाने से अच्छा है कि उस आदेश की प्रति जनता के सामने रख दें। के मिश्रा ने कहा कि सच्चाई ये है कि कमलनाथ सरकार ने संबल योजना को और बेहतर बनाकर नया सवेरा योजना शुरू की थी। उस योजना में शिवराज सरकार की तुलना से 2.5 गुना अधिक लाभार्थियों को लाभ दिए गए। शिवराज जी को मिर्च इसलिए लग रही है कि उन्होंने भाजपा के जिन कार्यकर्ताओं को फर्जी तरीके से लाभार्थी बना दिया था, उनके साथ माननीय कमलनाथ जी ने राजहंस की तरह नीरक्षीर विवेक किया और सिर्फ उचित लाभार्थियों को ही योजना का लाभ पहुंचाया। मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री ने कन्यादान योजना को लेकर भी यहां पर झूठ बोला है। मुख्यमंत्री जी जनता को ये सच्चाई बताइए कि कांग्रेस की सरकार में गरीब से गरीब आदमी अगर अपने घर पर मंडप डालकर अपनी बेटी का विवाह करता था तो उसको भी कन्या के विवाह के लिए 51,000 रुपये दिए जाते थे। लेकिन आपकी सरकार ने नियम बना दिया है कि सामूहिक विवाह में होने वाली शादियों में ही कन्या के विवाह के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलेगी। यही नहीं, इस सहायता का 2/3 हिस्सा आप सामान के रूप में कन्या को दे रहे हैं ताकि आपके नेता और चहेते अफसरों को भ्रष्टाचार करने का खुला मौका मिले। अरे शिवराज जी, कन्या धन में तो भ्रष्टाचार से परहेज कर लीजिए। के मिश्रा ने कहा कि पंचायत चुनाव की तरह ही नगर पालिका के चुनाव और नगर निगम के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का परचम फहराने वाला है। 2 वर्षों बाद श्रावण माह में कांवड़ यात्री बाबा महाकाल को अर्पित कर सकेंगे जल। मंदिर प्रबंध समिति के पास पहुंचने लगे कांवड़ यात्रियों के आवेदन। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में
14 जुलाई से श्रावण माह की शुरुआत होगी। श्रावण का पहला सोमवार 18 जुलाई को रहेगा। इस बार कोविड प्रतिबंध नहीं होने से बाहर से आने वाले कांवड़ यात्रियों में भी बाबा महाकाल के दर्शन को लेकर उत्साह है। मंदिर में कांवड़ यात्रा दल की अनुमति के लिए आवेदन पहुंचने लगे हैं। हालांकि इस बार मंदिर प्रशासन द्वारा कांवड़ यात्रियों को प्रवेश देने की क्या व्यवस्था रहेगी, इस संबंध में बैठक में निर्णय लिया जाएगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण माह का अधिक महत्व है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध होने से कांवड़ यात्रियों के जत्थे को अनुमति नहीं मिली थी। मंदिर प्रशासन से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस बार मंदिर में विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है, वहीं भीड़ भी रहेगी। ऐसे में कांवड़ यात्रियों के लिए कहां से प्रवेश होगा, इसको लेकर बैठक में निर्णय लिया जाएगा। अभी तो आवेदन लिए जा रहे हैं। युवक की संदिग्ध मौत पर पिता ने लगाया चचेरे भाई पर हत्या करने का आरोप, कहा अपहरण कर खिलाया जहरीला पदार्थ। मृतक का काका भी इस साजिश में शामिल। शाजापुर के ग्राम गोविंदपुरा में रहने वाले जगदीश के पुत्र रामचरण की संदिग्ध मौत पर जगदीश ने अपने भाई मोहन और भतीजे ओंकार पर रामचरण को अपहरण कर जहरीला पदार्थ खिलाने की बात कही। आरोपी पूर्व में भी रामचरण पर गोली चला चुका है, जिसका प्रकरण भी न्यायालय में विचाराधीन है। 2 दिन पूर्व भी विवाद हुआ था, मगर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया था। उसके बाद परिजनों ने रामचरण के साथ ये घटना कारित कर दी। मैं साहब गांव गोपीपुर में रहता हूँ। मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूँ। मेरे को 2 लड़का था साहब। मैंने ज़मीन ली थी गए साल, उसमें मैंने खाई भी खोदाड़ी थी और मेरी घर की ज़मीन में भी खाई खोदाड़ी थी। ओंतार और मोहन ने वो खाई रात दन में ला के 11 बजे मशीन चला के मेरी खाई बूर दी। हमने 100 नंबर पर फ़ोन भी करा था, वो गुंडा लेके भी उबा था और उसने मंडा तो हमने फिर गए, इतने गुंडा भग गए, पुलिस आई तो। और जिसके बाद में साहब दूसरे दिन मेरे छोरे को उस दिन सांझ को जिंदन ये खाई बुरी, उस दिन रोटी खवाड़ी घर। रोटी खवाने के बाद दूसरे दिन साहब वो गांव में से घर से शाजापुर ले गया, उसको बैठा के मोहन और ओंतार बीच में। मोहन पीछे बैठा था, ओंतार आगे बैठा था और ले जाके उसको सल्पाई की गोली दीवाड़ी डब्बी, वो धनुरी हमारे वो सल्पाई कहीं वो हाँ वो। और जिसके बाद में उसको दिला के फिर पासे ले गए हमारे गांव से आगे दिलोदरी में मानक चौक बोलते हैं, जिसके पास में मोहन बड़ौदिया रोड है, शाजापुर और मोहन बड़ौदिया, उसके बीच में गांव से 1 किलोमीटर दूर छोड़ दिया उसको पहाड़ी पे। नु के यहाँ से रास्ता लग जाना, मानक चौक में जाएगा और तेरे को संभाल लेगा। तो वहाँ पर मानक चौक में आके वो गिर गया। फिर साहब दूसरे आदमी से तीसरे आदमी को ऐसे फ़ोन करके, और हमें इस लड़ाई का पता याद था, हमें मालूम था सब ये सब कहानी के मोहन और कौन लोग थे ये आपके रिश्तेदार है? कौन? ये मेरे मोहन मेरे भाई और वो मेरे भाई के छोरे हैं। होटल पर काम करने वाले युवक के खाते में 5 करोड़ रुपए डलवाने वाला आरोपी युवक पर अब बना रहा है समझौते का दबाव, दे रहा है जान से मारने की धमकी और कर रहा है झूठी शिकायतें। राहुल मालवी निवासी शिव शक्ति नगर कंठाल स्थित होटल पर काम करते हुए उसे सौरभ यादव निवासी इंदौर मिला। सौरभ ने राहुल को झांसा दिया कि वो उसे फेसबुक पर फनी वीडियो डालने के एवज में 15,000 रुपये प्रतिमाह दिलवाएगा, जिस पर राहुल तैयार हो गया। सौरभ ने राहुल के 4 बैंकों में खाते खुलवाकर कोरे चेक पर साइन करवा लिए थे। इसके बाद राहुल के बैंक खातों में विदेशों से रुपए जमा होने लगे थे। राहुल को किसी परिचित ने बताया कि इतना रुपया किसी गलत काम से ही आ रहा है, जिस पर उसने एक्सिस बैंक खाते से 23 लाख रुपए निकालकर कानीपुरा रोड पर एक मकान खरीद लिया था। सौरभ ने उसे रुपए निकालने का कारण पूछा तो उसने बताया कि मकान खरीद लिया है। सौरभ अपने साथी भोला के साथ उज्जैन आया और माधवनगर थाने में पदस्थ आरक्षक व अन्य के साथ मिलकर उसे थाने बुलवाकर जमकर पिटवा दिया, जिसके बाद राहुल की मां जयश्री को बुलाकर मकान भोला के नाम करवा लिया था। राहुल का आरोप है कि सीएसपी पल्लवी शुक्ला के यहाँ शिकायत करने गया तो वहाँ भी किसी एएसआई ने उससे 5 लाख रुपए की मांग की थी। राहुल अपने बैंक खाते में करोड़ों रुपए आने की शिकायत लेकर चिमनगंज थाने व कोतवाली थाने पहुंचा था, जहां से उसे भगा दिया गया था। पुलिसकर्मियों ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था, जिस पर राहुल ने सीएम हेल्पलाइन व जन सुनवाई में कलेक्टर आशीष सिंह को शिकायत की थी। राहुल का कहना है कि सौरभ अब मुझ पर समझौते का दबाव बनाते हुए मेरी मौसी शीला राठौर एवं उनका लड़का नितेश राठौर और एक लड़की प्रियांशी, जिसके माता पिता ने शादी के नाम पर मुझसे रुपए ऐंठे थे, इन लोगों के साथ में मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर झूठी शिकायतें और जान से मारने की धमकी दे रहा है। अभी तो मेरी मौसी है, जो कि मैंने मैसेज किए थे मेरे मौसी के लड़के को कि तू सौरभ के साथ मिला हुआ है और तू ये ठीक नहीं करेगा, क्योंकि तू मतलब तू भी जाएगा फंसेगा। तो उसने मेरे को ऑडियो करी थी कि तेरे को आऊँगा तो तेरे को जिंदा गाड़ दूंगा,
जो करना जल्दी का, तेरा टाइम बहुत कम है ऐसा। तो उसके बाद मेरी मौसी उसके ठीक कुछ देर बाद मेरे घर जाके, हम महाकाल रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, मैं घर जाके चिल्ला चोट करी और तोड़फोड़ करी। तो उसके बाद फिर हम घर नहीं गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोल रही थी आईडियो पे, तो आईडियो मेरे पास ही है, तो इसके लिए घर नहीं गए। फिर थाने जाते हैं हम, उससे पहले थाने पहुँच के उनने झूठी कंप्लेन करवा दी मेरे नाम की। कहाँ कौन से थाने में? कौन सा लगता है? चिमनगर मंडी, चिमनगर मंडी। तो हम वहाँ भी नहीं गए, फिर हम मम्मी गई थी लेके आवेदन, तो मम्मी को वहाँ से भगा दिया। क्यों कर रहा है ऐसा, और क्या कारण है, क्या विवाद है जो उसके लिए कारण आपको परेशान कर रहे हैं? वो तो यही जाने, क्योंकि ये एक तो मेरे से मकान छीनना चाहते हैं, मकान से बाहर निकलना चाहते हैं, और दूसरी बात के सौरभ मेरे को धमका रहा है कि राजीनामा कर। तो मैं अभी मना कर दिया। पहले मैंने हाँ कही थी, पर मम्मी बोले कि मत कर, तू बोले उलझ जाएंगे अपन, तो मैं साफ मना कर दिया। तो उसके बाद फिर जब से वो परेशान कर रही है, मेरे को मैसेज करेगा तू होटल पे कप प्लेट ही धो सकता है, ये कर सकता है, वो बहुत परेशान कर रहा है। बोले तू कोर्ट, सौरभ और नितेश का क्या है आपस? ये दोनों आपस में भगवान जाने क्या है, बाकी दोनों मिले हुए ये तो पता, क्योंकि सौरभ ने खुद बोला मेरे को, और कॉल किया था बोले, और अभी कॉल आया था नीतीश ने खुद बोला, और नीतीश ने भी खुद बोला है। अच्छा, नितेश और उसकी मम्मी कौन है, आपको कौन लगते हैं? मेरी मौसी का लड़का है, मेरी मौसी शीला राठौर। शीला राठौर? हाँ हाँ। और वो लड़की को जो मतलब भगी थी मेरे साथ, उसको मतलब उसको लेके गए थे ये, तो उसके खिलाफ क्या झूठी कंप्लेंट लिखाई हो, क्योंकि वो जब लेके गए थे हम पकड़ाए थे, तो जब तो कोई उसकी माँ ने कंप्लेंट नहीं की थी, छोड़ दिया था। और अब मतलब सोशल मीडिया में फ़ोटो डाले नहीं, मैंने स्टोरी डाली थी, तो उसकी माँ ने कहा था कि 1 साल बाद मैं तेरी शादी कर दूंगी, तो मैं ओके हो गया। अब इनके क्या प्लानिंग थी मुझे नहीं पता, तो मैंने डाले फ़ोटो, तो उसकी माँ को जब तो कुछ नहीं बोली, अब मौसी के साथ जाके ऐसी वारदात कर रही है। क्या मांग करते हैं आप? क्या आपकी मांग है? आपने ये सुरक्षा चाहिए भाई, ये क्या हो रही है सब बंद करे, और ये जो मेरी मौसी परेशान कर रही है, ये जो थाने वाले सुन नहीं रहे, क्यों नहीं सुन रहे हमारी, इतने दिया हमने आवेदन। थाने में कब आपने शिकायत की इसकी, क्या कहा आपको थाने से? कुछ नहीं कहा थाने से, दे दिया आवेदन, एक बार बुलाया, बोले तूने की शिकायत, मैंने कहा मैंने की है, बोले ठीक है चले जाओ, मैंने ठीक है, मेरे को लगा बाद में करेंगे, टाइम हो गया, कुछ नहीं हुआ अभी तक, सारी को भी पड़ी मेरे पास। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि हुई आरंभ, तंत्र मंत्र के माध्यम से साधक करेंगे देवी आराधना। शक्तिपीठ हरसिद्धि के सहित नगर के अन्य देवी मंदिरों में पहुंचे भक्त। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक साल में 4 नवरात्रि पर्व मनाए जाते हैं। इनमें से 2 प्रकट नवरात्रि होती है और 2 गुप्त। इनमें से एक गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास में आती है, जो शुक्ल प्रतिपदा से 9वीं तिथि तक मनाई जाती है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 30 जून गुरुवार से 8 जुलाई शुक्रवार तक मनाई जाएगी। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि बहुत ही खास होती है, क्योंकि इसमें तंत्र मंत्र के माध्यम से देवी आराधना की जाती है। इस नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करने की परंपरा है, जो सभी तरह की सिद्धियां अपने भक्तों को प्रदान करती है। इन 9 दिनों में प्रमुख तंत्र स्थलों जैसे कामाख्या, तारा देवी, उज्जैन के शमशान आदि में तंत्र साधक आते हैं। इस बार गुप्त नवरात्रि में कई शुभ योग भी बन रहे हैं। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 2 ऋतुओं के संधि काल में आती है। इस समय ग्रीष्म ऋतु समाप्त होकर वर्षा ऋतु का आरंभ होता है। आयुर्वेद में 2 ऋतुओं के संधि काल को सेहत के लिए ठीक नहीं बताया गया है, इसलिए नवरात्रि के दौरान तप के माध्यम से साधक स्वयं को इस योग्य बनाते हैं कि ऋतु परिवर्तन का प्रभाव उनके शरीर पर न पड़े। इन दिनों में जो लोग साधना और पूजा पाठ नहीं करते, वो भी मसालेदार और तली भुनी चीज़ों से परहेज रखते हैं या कम ही खाते हैं। पुरातन समय में और भी कई नियम इस नवरात्रि के लिए बनाए गए थे, जिनका पालन करना वर्तमान समय में संभव नहीं है। 30 जून गुरुवार को यानी नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो बहुत ही शुभ माना गया है। 1 जुलाई शुक्रवार को पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा। इसे नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। इस नक्षत्र में किए गए सभी कार्य शुभ फल प्रदान करते हैं। इसमें किसी भी तरह की खरीदी की जा सकती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान 2, 4 और 8 जुलाई को रवि योग बन रहा है। ये खरीदी के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। 5 जुलाई मंगलवार को त्रिपुष्कर और रवि योग एक साथ बन रहा है। त्रिपुष्कर योग में किए गए शुभ कार्यों का फल 3 गुना मिलता है। 6 जुलाई बुधवार को सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। इसमें किए गए सभी कामों में सफलता मिलती है। 7 जुलाई गुरुवार को शिव योग, बुधादित्य और गज केसरी नाम के योग रहेंगे। इस दिन अष्टमी तिथि होने से इन योगों का विशेष महत्व रहेगा। मां हरसिद्धि के दर्शन करने इंदौर से आई भक्त जया शक्ति ने बताया,
सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ के गुप्त नवरात्रि आज से शुरू हुए हैं। आज प्रथम दिवस है गुप्त नवरात्रों का, तो मैं माँ के दरबार में हरसिद्धि में दर्शन करने के लिए आई हूँ। यहाँ पर दर्शन करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो ये आज प्रथम दिवस था, इसलिए मैंने यहाँ पर पूजन अर्चन किया है। साल में 4 गुप्त नवरात्रों के अलग अलग, जो 2 नवरात्रे वो तो सभी जानते हैं, लेकिन ये जो 2 नवरात्रे हैं इनके बहुत विशेष महत्व होता है। तो अगर आपकी कोई मनोकामना है तो यहाँ से पूर्ण होती है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।